दोस्तों अब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और आपके पास जीएसटी नंबर है, चाहे आप अमेजोन पर हैं, फ्लिपकार्ट पर हैं या मीशो पे आपने रजिस्टर करा हुआ अपने आप को, थोड़ी बहुत भी सेल है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट अब बनानी होंगी। और ये कोई एक अभिशाप नहीं है दोस्तों जो आया है, यह आपके लिए एक वरदान साबित होगा। बताऊंगा आज के अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे, आखिर देखिएगा। और सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। क्या प्रयोजन आया है डिटेल में समझेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी में जितना जरूरत पड़ती है दोस्तों, इनकम टैक्स में उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। होता क्या है, ज्यादातर स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे, या जो इंटरनली काम कर रहे हैं, जो लोकल काम कर रहे हैं, या जो बाजार लगा रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते वो। और जब जीएसटी में जरूरत पड़ती है या इनकम टैक्स में, तब हम कहते हैं यार ये तो हमें पता ही नहीं था। और जब इनकम टैक्स में केस लगता है तो वो कहता है कि आप अपनी इनकम को प्रूफ करिए कि इनकम आई कहां से। और ज्यादातर लोग 4480 फाइल करते हैं। तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या होगा इसके अंदर। अब मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको आज। जीएसटी लॉ के बारे में बताऊंगा कि जीएसटी लॉ में क्या कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो सबके लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं है। भले ही एक कंप्लायंस बड़ी है फिर भी फायदेमंद है, वो समझ लीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, बुक्स की जब हम बात करते हैं तो बुक्स होती क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि बुक्स क्या है डेफिनेशन में। अच्छा, मैंडेटरी तो बता ही रहा हूं मैं आज, जो हो गया इन लोगों के लिए। कुछ लोगों के केस में वॉलेंट्री भी उन्हें करना चाहिए। कौन से केस हैं वो बताऊंगा। और एक आईटीआर फॉर्म जो भरते हैं 4480 वाला, उसके अंदर भी 4 चीजें मांगता है बुक्स ऑफ अकाउंट से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है असेसमेंट में जब मैं कराता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग उसको अननेसेसरी कुछ भी डाल देते हैं आईटीआर भरते वक्त, और उसका रिकॉर्ड होता नहीं है। चलिए चलता हूं। पहला, जीएसटी लॉ सेक्शन 35 एक्ट, जो कहता है कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी होती है जीएसटी वालों को। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहां पे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, रजिस्टर्ड हो, वहां पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आपके 2-3 जीएसटी हैं तो सब जगह, अगर कोई एडिशनल प्लेस है तो वहां पे जो एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से। अब इसमें मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स दोनों आते हैं। क्या रिकॉर्ड है, क्या क्या क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन से गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जितने भी आप इनवाइस रेस कर रहे हो उसकी आप डिजिटल कॉपी भी ले सकते हो। जो नहीं उसका प्रिंट आउट निकालो, फाइल में लगाओ, डिजिटल कॉपी भी अलाउ है। हालांकि एक फाइल अगर मेंटेन हो जाए प्रिंट आउट निकाल के तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। क्या होता है, 7-8 साल के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, चाहे मैं जीएसटी की बात करूँ या इनकम टैक्स की। तो वो जो मेल वेल होती है ना, डिस्क वगैरह होती है, गायब हो जाती है, पता चलता नहीं है। जैसे मोबाइल में फोटो खींचते हैं ना, हम खींच तो जाते खुश आते हैं, लेकिन कहाँ गई कुछ नहीं पता। आपका स्टॉक रजिस्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्यादातर केस में क्या होता है, जब कभी भी आपका जीएसटी का केस लगता है, इनपुट के ऊपर दिक्कत आती है। वो कहता है ये इनपुट बोगस है, वो पार्टी बोगस निकली, उस पार्टी ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। अगर आपके रिकॉर्ड मेंटेन है तो आपका क्या होगा, आपका जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वो निभा दोगे। फिर कोई चोर है तो चोर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। किसी चोर ने मेरे से आईटी भरवाई, मुझे फीस दे दी, तो उस पैसे से मैं भी चोर थोड़ा बन गया। मैंने अपनी ड्यूटी क्या करनी थी, आईटी फाइल करी, उसकी फीस ली है। अच्छा, चोर वैसे क्या इनकम दिखाएगा अपनी, सोचने वाली बात है। वेट की स्लिप मांगते हैं जीएसटी वाले कि ये माल आपके पास आया, इतने किलो माल था, इसकी वेट स्लिप दीजिए कहाँ है। ट्रांसपोर्ट की डिटेल किससे आया वो भी बहुत जरूरी है। डिलीवरी चलान, डेबिट क्रेडिट नोट, जीएसटी के रिटर्न 99C, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो भी चल जाएंगे, लेकिन इसका हर साल एक फोल्डर बनना चाहिए और एक फाइल बननी चाहिए जीएसटी रिकॉर्ड की। ये मैंने आपको बता दिया है। और भी कुछ छोटी मोटी डिटेल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं। मेरा इस वीडियो का पर्पज है कि आपके पास वो रिकॉर्ड होने चाहिए, कभी भी जीएसटी का केस लगे या इनकम टैक्स में केस लगे या कोई इंक्वायरी आ जाए, कोई आपके पास आ जाए, तो आप उसको सेटिस्फाई कर सको। समझते हो सेटिस्फाई कैसे करना होता है, कोई गलत नहीं सोचेगा। अब आता हूं मैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। एक सेक्शन है 44AA और एक रूल है 6F, जो बताता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी कब है। अभी मैं लॉ की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे भी आता हूं। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं या एचयूएफ हैं, यानी कि आप ज्यादातर लोग तो प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं ना, तो प्रोप्राइटरशिप को इंडिविजुअली कहा जाता है, या एचयूएफ में काम कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, और आपकी सेल या ग्रॉस रिसिप्ट, कोई प्रोफेशनल होगा तो उसकी रिसिप्ट भी होगी, या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है, इन दोनों केसों में से कुछ भी अगर एक है,
तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना जरूरी है, जिससे जीएसटी वाला भी या इनकम टैक्स वाला आपकी इनकम को या सेल को वेरीफाई कर सके। 90% लोग 44 एडी के अंदर आईटी फाइल कर देते हैं, सिंगल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता उनके पास, बहुत दिक्कत आती है। कौन कौन सी बुक्स की बात हो रही है ये समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मजाक से थोड़ा सा, 2.5 लाख इनकम किस बिजनेसमैन की नहीं है, सबकी है। सरकार चाहती है सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करे। 25 लाख की सेल, एक गोलगप्पे वाले की सेल ज़्यादा होती है आज की डेट में, मैं मांगे चलता हूँ। फ्रूट वाला, वेजिटेबल वाला, अच्छी खासी इनकम होती है। 25 लाख कुछ भी नहीं आज की डेट में। बहुत पुराने प्रोविजन है, चेंज होना चाहिए कायदे से। जो नया इनकम टैक्स बिल आया हुआ है, अब एक्ट बन गया है, उसके अंदर भी सेम प्रोविजन लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करा। थोड़ा बहुत भी लगता है इनको बढ़ाना चाहिए, जीएसटी की लिमिट को, प्रोफेशनल्स की, बुक्स मेंटेन की, ऑडिट की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, खुल के काम करो, खुल के खर्चा करो, खुल के घूमो फिरो, मेरे हिसाब से तो। अब आता हूं बुक्स क्या होती हैं। ऑडिट होता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं बुक्स ले आओ, जीएसटी वाले कहते हैं बुक्स ले आओ। क्या होता है बुक्स? दोस्तों, बुक्स की जब भी बात होती है उसमें आती है कैश बुक। कैश बुक मतलब आपने जो कैश में सेल करी है, किस किस पार्टी को कैश में सेल करी है, और उससे जो कैश आया है वो आपने कैसे रिकॉर्ड फॉर करा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कैश सेल तो कर रहे हो, एक्चुअल में कैश आ भी रहा हो लेकिन वो सेल ना हो रही हो, सिर्फ आप अपना कैश जो है ना उसको बुक्स में अकाउंट फॉर कर रहे हो। तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरी ये कैश सेल है, इससे मेंटेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए एपीएस वाले होते हैं, वो कैश तो बहुत सारा ले लेते हैं, मनी ट्रांसफर में रिकॉर्ड होता नहीं है, वहाँ रिकॉर्ड रखना जरूरी है। बैंक बुक, जितना ही पैसा आपके बैंक में आया है और दिया है आपने, पता होना चाहिए किससे आया, क्यों आया। दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। मैं भी हर साल हर क्लाइंट से कहता हूँ कि अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालिए, एक्सेल में निकाल लीजिए, पीडीएफ में तो हाथ से लिख दीजिए, वरना एक्सेल में उसके आगे लिख दीजिए पैसा किस चीज़ का आया है, क्यों आया है, सेल से है, लोन से, क्या है। एक जरूरी होता है, 2 साल बाद कुछ याद नहीं रहता। रजिस्टर मेंटेन करना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए फॉर्म 3C एक होता है अपने पेशेंट्स का, चाहे हकीम है, फिजियोथेरेपी वाला है, सर्जन है, कोई भी है, उसको ये रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। क्लाइंट्स की डिटेल्स, किस क्लाइंट से पैसा आ रहा है, कौन से कस्टमर से पैसा आ रहा है, किसको मैं सेल लेस कर रहा हूँ, ये इनकम टैक्स ऑफिसर और जीएसटी वाले को हेल्प करते हैं आपकी सही टर्नओवर और प्रॉफिट निकालने को। अच्छा, बैलेंस शीट पीएनएल इसका पार्ट है क्या? अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट और पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट का भी पार्ट वैसे होता भी है और नहीं भी होता है। ये मैंडेटरी नहीं है बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना, लेकिन जब अकाउंटिंग होती है तो बैलेंस शीट और पीएनएल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। मेरा पर्पस तभी सोल्व होगा जब मैं बैलेंस शीट और पीएनएल बनाऊंगा। अगर मैंने बैलेंस शीट और पीएनएल बना लिया है, यकीन मानिए आपको इतना फायदा होने वाला है, इतना फायदा होने वाला है, आप सोच नहीं सकते। होता क्या है दोस्तों, जीएसटी नंबर लेने के बाद, बुरा मानना कोई भी, 500 रुपये में बात हो जाती है। इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि 500 रुपये जीएसटी दे रहा है, ले रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन होता क्या है, उसमें फिर एक्सेल में काम होता है। मैंने एक्सेल में ही सेल परचेज बनाई और उसको इंपोर्ट कर दिया, लड़के को रख दिया कि भैया इंपोर्ट कर दे। अब हो क्या रहा है, दिक्कत क्या आती है जब मैं केस करता हूँ इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कैश सेल तो हुई एक केस में 1.51 करोड़ की कैश सेल हुई है, और उसके बैंक में आ भी इतना ही रहा था 1.51 करोड़। इनकम टैक्स में उसका केस लग गया। जब मैंने अकाउंटिंग करी तो पता चला सेल तो स्टार्ट हुई अगस्त से, जो रजिस्टर 3 भी भरा उसने, सेल तो स्टार्ट हुई अगस्त से, कैश जमा हो रहा अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, और सेल हुई बाद में। अब जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, सेल तो दिखाऊंगा मैं अगस्त में स्टार्टिंग, कैश पेपर पहले से जमा हो रहा है, तो निगेटिव नहीं हो गया कैश। इनकम टैक्स वाले ने पूछा कि अप्रैल का कैश कहाँ से आया, मई का कैश कहाँ से आया। वहाँ जीएसटी वाला कह रहा है कि भैया आपके अप्रैल में कैश कहाँ से आया, मई में कैश कहाँ से आया, उसके बारे में प्रूफ दो, क्योंकि आपने ना तो जीएसटी रिटर्न में दिखाया और जब सेल दिखाई नहीं तो आपके पास कैश आया कहाँ से। तो ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं अगर आप अकाउंटिंग कराते हो। कैश निगेटिव पता चल जाता है, लोग कैश जमा अलग कर रहे हैं, सेल अलग चल रही है, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, जिसने ये भरी होगी ना, जिसको उसने काम दिया होगा, उसने क्या करा, ओवरऑल टीआईएस से तो मैच कर दी सेल, पर उसने कैश फ्लो मैच नहीं करा। कैश फ्लो मैच होना बहुत जरूरी है। कैश सेल बता चुका उसका पार्ट है ये। पार्टी का रिकंसिलेशन हो जाता है। कई बार क्या होता है, मैंने सेल तो करी ए को, पैसा आ गया बी से, परचेज करी डी से, पेमेंट कर रहा हूँ ई को। ये सब चीज़ें बाद में नुकसान देती हैं। जब हम मांगते हैं ना पार्टी के लेजर लेकर आओ, आपने पेमेंट करी है, तो भैया पेमेंट मैच ही नहीं होती है, तो क्या कहता है, आपने सेल तो करी ए को, आपने उससे पैसा ले लिया होगा कैश में, आपने पेमेंट करी है बी को, तो ये 2 नंबर का पैसा है, तो आपकी सेल परचेज दोनों के ऊपर टैक्स लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये,
मैं ये नहीं कह रहा सब फंसते हैं इसमें, लेकिन जब फंसता है तो आदमी बहुत पछताता है। बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं इनकम टैक्स में, जहाँ पर पार्टी का कोई अकाउंट दे देता है सेल के लिए, पर्ची का कोई देता है, कोई यूपीआई कोड देता है अपनी, ये दिक्कतें करती हैं बाद में। एक्चुअल प्रॉफिट मेन इंपॉर्टेंट, अभी भी कई लोग मेरे से सहमत नहीं होते कि सेक्शन 44 एडी के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है, ना कि डायरेक्टली 8% और 6%। वीडियो शो बना चुका हूँ मैं। तो अगर आप बुक से अकाउंट बनाते हो तो आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है कि आप क्या डालने वाले, और एक बैलेंस शीट बन जाती है, नेटवर्थ बन जाती है, आपको पता रहता है मैंने करा क्या है। 500 रुपये की वजह आपको सिर्फ 1000 रुपये और तो बढ़ाने, 1500 रुपये में अच्छा काम आपका हो सकता है। ये जिम्मेदारी प्रोफेशनल्स की है, असेसी को समझाना, और जो असेसी देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि थोड़ा सा खर्चा करके यार अच्छा काम हो सकता है। प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं यकीन मानिए आपको फायदा जरूर होगा इस चीज़ का। अब मैंडेटरी मैंने आपको बता ही दिया कि मैंडेटरी के दोनों कौन कौन से, पीछे बता दिए मैंने, 2.5 लाख की टर्नओवर, 25 लाख की, सॉरी 2.5 लाख की इनकम, 25 लाख की टर्नओवर। अब आते हैं वॉलंटरी पे। मैं तो कहता हूँ अकाउंटिंग सबको करनी चाहिए अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। एक्सेलो के अंदर बिल्कुल बंद कर दें काम करना। क्यों करें एक्सेल में? एक तो आपका स्टाफ ट्रेन होगा टैली करके, जितना काम एक्सेल में लगना है उतनी ही देर टैली में लगनी है। और अपने एसएससी को बोलो कि भाई करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन करे। कुछ काम बोलिए एसएससी करेगा, जैसे सेल की समरी बना के रखना, परचेज की समरी बना के रखना, बैंक अकाउंट की नरेशन, और आप डाटा को कंपाइल करो। अगर वो काम नहीं करता है, कई लोग कहेंगे बिजनेस चला जाएगा, वो दिक्कत तो है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब आप आईटी भरते हो 44 रेडी के अंदर 4 चीजें मैंडेटरी मांगता है वो। क्रेडिटर्स कितने आपके, डेटर्स कितने आपके, इन्वेंट्री का क्या वैल्यू है, कैश कितना है, ये 4 चीजें मांगता है। एक छोटा सा केस बताता हूँ, मेरे पास केस आया था 44 एडी का, केस लगा हुआ इनकम टैक्स में। जिसने आईटी भरी उसने क्या करा, 5 लाख के ये, 4 लाख के ये, 2 लाख का ये है ना, और 2 लाख का ये लमसम डाल दिया। केस में आया, उसने बोला मुझे ये क्रेडिटर 5 लाख के दिखाए आपने, मुझे 5 लाख की डिटेल दो, या आपने 4 लाख के दिखाए इसकी भी डिटेल दो, ये दिखाया 2 लाख की डिटेल दो, कैश इन हैंड जो है कैश कहाँ निकला ये दिखाओ। जब मैंने चेक करा बैंक स्टेटमेंट में उसका 1 रुपये का भी कैश नहीं निकला हुआ था, और 44 एडी के अंदर सारी बैंक में सेल थी, कैश की सेल नहीं थी। मैंने पूछा भाई तेरे पास कैश इन कहाँ से आया, कह रहा भाई साहब तो उसने डाल दिया, मुझे नहीं पता। मैंने कहा इन्वेंट्री की डिटेल दो, कह रहा इन्वेंट्री, कह रहा मेरा तो सर्विस का काम है, इन्वेंट्री कहाँ से आ गई, कह रहा मुझे नहीं पता इन्वेंट्री कहाँ से आई है। मैंने कहा डेटर्स क्रेडिटर्स, कह रहा 5 लाख 4 लाख के, कह रहा मेरा तो पहला एडवांस आता है उसके बाद सेल होती है, सारा काम एडवांस देना और लेना है सर, सर्विस का काम है मेरा। कह रहा मतलब नहीं बनता 5 लाख 4 लाख के। मैं कहीं कहाँ से आ गए, कह रहा कुछ नहीं पता मेरे को। इनकम टैक्स वाले ने ये भी एडिशन कर दी, 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 सबके ऊपर 60% का टैक्स। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, दिखाया था मैंने उसके अंदर असेसमेंट ऑर्डर तक भी। तो कभी भी 44 एडी के अंदर अननेसेसरी, अगर आप बुक से अकाउंट बनाओगे तो करेक्ट डिटेल जाएगी, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा। उसने अकाउंटिंग तो करी नहीं थी, 44 एडी के अंदर 6% दिखा दे जो भी पैसा आया हुआ था सर्विस के केस में, मतलब सर्विस उसकी वैसे वाली थी, 44 एडी में क्वालिफाई करती थी। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी कोई सर्विस हो तो वो 44 एडी में ही है। जैसे यूट्यूब का बिजनेस है, बिजनेस इनकम अलग होता है और 44 एडी अलग होता है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इस चीज को। अब यहाँ पर उसका केस तो लग गया, तो इसलिए अकाउंटिंग करोगे तो ये डिटेल भी ठीक जाएगी, अदरवाइज हमेशा जीरो दिखा दे दोस्तों, गलत ना बने कभी भी। फीस एक इशू तो होता ही है, मैंने पास में बताया, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले मीशो वाले होते हैं, एक स्मॉल ट्रेडर्स हैं। अभी क्या करें दोस्तों, शीट आती है, आप कोशिश करें 15-20 मिनट और लगेंगे, सीए से बात करके जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो, जो सीए का काम हल्का कर सकते हो ताकि वो अकाउंटिंग कर सके, तो आप उससे बात कर लें और आपका 500, 1000, 1500 शुरुआत के अंदर थोड़ा कम पैसे दोगे। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी, थोड़े बहुत ऑर्डर है, कभी मान लो 5 ऑर्डर है, कभी 6 ऑर्डर है, कम ही ऑर्डर होते हैं, तो शुरुआत में आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो और अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाती है अगर डाटा थोड़ा बहुत है तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि ये इंडिया का ग्लोथा प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे मैं आपको सारी प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्मॉल वेंडर्स हैं जिन्होंने जीएसटी लिया हुआ है, आईटीआर फाइल करवा लेते हैं, थोड़ा सा उनको नॉलेज हो जाए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाले ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, बेचारे अपने बिजनेस से जूझ रहे होते हैं और ये कंप्लेंट्स और आए थे, लेकिन ये कंप्लेंट्स उनके लिए ही फायदेमंद है, ये उनको समझना होगा। कोई क्वेरी है वो पूछ लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।